गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो यार? क्या बताओगे तुम मुझे ना, कैसे हो? बढ़िया हम सब, है ना। चलें, सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं हमारा। उससे पहले बेटा मेरी बात सुनिए। मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया था और मैंने आपसे बोला था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास टेलीग्राम की लिंक है यार, उसे ज्वाइन करो। मैं वहाँ पे लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूँ, लेक्चर्स भी, और साथ में आपके पास लेक्चर्स के लिंक भी वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। दूसरी चीज़ ये क्या कहते हैं, आपको नोट्स, डेली के नोट्स, और उस पर बेस्ड डीपीपी आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। ठीक है, मैंने कल इसलिए अपलोड नहीं किया था क्योंकि बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया था ज़्यादा लोगों ने। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन करो तो फिर मैं आपको वहाँ पे अपलोड करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, लेक्चर्स के नोट्स। अब देखिए आइए, मैक्सिमम मिनिमम हम लोगों ने लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखी थी। ट्रिग्नोमेट्री देखा था और डिफरेंशिएशन देखा था, मतलब उस पर बेस हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स के चीज़ें देखी थी कि कैसे डिस्कस किया था हम लोगों ने उस सब चीज़ों को। अब आज की बात है हमारे पास, आज का हमारा टॉपिक है सिर्फ दो चीज़ों पे, एक है मैक्सिमम मिनिमम और दूसरा है इंटीग्रेशन। मैक्सिमम मिनिमम और इंटीग्रेशन को हमको समझना है, बस इतना सा समझ करके हम आज की क्लास ख़त्म करेंगे, लेकिन वो समझाने में टाइम लगेगा। ध्यान से देखिएगा बेटा, मैक्सिमम और मिनिमम। अब बात आती है सर मैक्सिमम मिनिमम की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। तो देखो बेटा, जो जेई वाले बच्चे हैं उनको मालूम है कि वो मैथ्स में भी पढ़ते हैं मैक्सिमम और मिनिमम, उसके लिए बाकायदा कंडीशन होता है। मैथ्स में तो बड़ा डिटेल में चलता है वो चीज़। ठीक है, हम अभी उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में पढ़ने वाले। लेकिन अपन को क्या होता है, जब फिजिक्स वाले बच्चों की बात की जाए, नीट वाले बच्चों की बात की जाए, और फिजिक्स तो दोनों को ही देना है यार। फिजिक्स में भी कई क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे कंडीशंस दी रहती है कि ये मैक्सिमम है, कभी वो मैक्सिमम है, तो बताओ कि कब मैक्सिमम होगा, कितना होगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मैं अभी आपको करवा के दूंगा एक आधी प्रॉब्लम, आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो मुझे बात आई यहाँ पे कि एक्चुअल में मैक्सिमम मिनिमम होता क्या है। तो कंडीशन समझ लो कि होता कैसे है, कैसे निकालते हैं, इतना आ जाएगा तो सारी चीज़ें बनेंगी। अब ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने क्या किया, ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि यदि मान लीजिए कोई एक फंक्शन है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि आप भूलेंगे नहीं कभी। यहाँ पे x है, इधर fx है। आप किसी भी फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन का ग्राफ होता है, कुछ ना कुछ कर्व बनेगा। सपोज करिए कि ये कर्व इस तरीके से बना। ठीक है बेटा, अब आपसे क्या बोला जाता है, ध्यान से समझना मेरी बात। अब यदि ये कर्व इस तरीके से बना हुआ है तो हमको क्या कंडीशन निकालनी है, हमको निकालना है कि fx की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, मतलब ये जो फंक्शन है वो मैक्सिमम कब हो रहा होगा, वो मैक्सिमम की कंडीशन निकाल करके दो। आपको जो मैं डीपीपी दिया हूँ ना, उसमें भी क्वेश्चंस डाले हैं बेटा, हो सकता है शायद मेरा पहला क्वेश्चन ही यही है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि x है, ये fx है। तो मैंने बोला यहाँ से कि यदि मैं इस वाले ग्राफ के बारे में बात करने जाऊँ तो मैं पूछता हूँ तुमसे कि बताओ कि मैक्सिमम कहाँ होगा, मिनिमम कहाँ होगा, है ना। अब हमारे पास क्या आता है, वो मैक्सिमम मिनिमम निकालने की कंडीशन सोचनी है मुझे। तो ध्यान से सोचिएगा बेटा, ध्यान से बताते हैं आपको। यहाँ पे देखिए एक्सेस, ये जो पॉइंट आ रहा है ना यहाँ से, क्या आपको लग रहा है कि सर इस पॉइंट पर मैक्सिमम है? हाँ, ये जो ब्लैक से मैंने बनाया ना, एक्चुअल में ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमें फंक्शन मैक्सिमम दिख रहा है। देखो ना, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे कुछ है, यहाँ कुछ है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये मैक्सिमम हुई, उसके बाद फंक्शन की वैल्यू कम होने लगी। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन मेरा कैसा हो रहा है, मैक्सिमम। अच्छा, दूसरा ये वाला पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन फिर से मैक्सिमम हो रहा है इधर। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल मैक्सिमम है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमम। तो वो मैथ्स का टर्म है, मैथ्स में रहने दीजिए। अभी बस इतना समझिए कि ये भी मैक्सिमम हुआ, एक मैक्सिमम यहाँ पे भी मिल रहा है। अब सोचो इस वाले मैक्सिमम की बात करी तो ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, अब सुनो मिनिमम कहाँ पे हो रहा है, तो मैंने बोला यहाँ से गए और ये पॉइंट जो है ये मिनिमम वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है ये भी एक मिनिमम वाला पॉइंट है यहाँ से। तो देखिए बेटा, एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैक्सिमम हो फंक्शन या मिनिमम हो, मैक्सिमम और मिनिमम की फंक्शन में जो कंडीशन यूज़ होती है ना, वो कंडीशन दोनों के लिए सेम है। मतलब वो कंडीशन डिफरेंट नहीं होती, कंडीशन दोनों के लिए एक जैसी है। कंडीशन जो है वो दोनों के लिए सेम है। अब देखो कैसे, ध्यान से समझना। अब हम वो कंडीशन क्या लिखते हैं, ध्यान से शॉर्ट में समझो, तुरंत आ जाएगा। याद करो बेटा, हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था ना, स्लोप भी बताया था। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से बेटा, यदि मैं इस पॉइंट पे, इस ए पॉइंट की बात करी जाए मैक्सिमम, ये बी पॉइंट की बात की जाए मैक्सिमम। अब जरा बताओ तो, यदि ए पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट बनाने जाऊँ तो क्या आपको लगता है कि सर वो टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा? अच्छा, इस बी पॉइंट पे जाकर के आप टेंजेंट बनाने जाओ तो बी पॉइंट पर जो टेंजेंट बन रहा है वो भी तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है, दोनों ही एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब मुझे बताइए एक्सिस, यदि मैं यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने जाऊँ, ध्यान से सुनना और समझना, मैं क्या लिखने जा रहा हूँ,
एट मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, एट मैक्सिमम पॉइंट, मैं मैक्सिमम पॉइंट पे बात करने जा रहा हूँ। तो मुझे बताओ एक चीज़, स्लोप ऑफ टेंजेंट आप कैसे निकालते थे? तो याद करिएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट को हमने बोला था वहाँ पे m, याद आया? स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम क्या लिखते थे? टेन थीटा, याद करिए, m से रिप्रेजेंट किया था, और उसी चीज़ को हमने टेन थीटा भी बोला था, थीटा जितना एंगल बनाता था एक्स एक्सिस के साथ। अब सुनो, हमने बोला स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है यहाँ पे? थीटा। अब तो टेन थीटा हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, और इसी चीज़ को निकालने का एक और तरीका बताया था मैंने, मालूम है क्या? याद करना, मैंने बोला था d/dx ऑफ fx, मतलब यदि मैं उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दूँ, तब भी मुझे स्लोप मिलता था, याद आ गया? तो मैंने बोला जो चीज़ स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ से निकालने जाऊँगा वो दो तरीके से निकाल सकता हूँ मैं, कि d/dx ऑफ fx भी कर सकता हूँ और उसी चीज़ को टेन थीटा से भी निकाल सकता हूँ। तो मैं दोनों का यूज़ कर रहा हूँ। देखो ध्यान से बेटा, मैंने इसको ऐसे लिखा dfx/dx इक्वल टू क्या हो गया? टेन थीटा, ठीक। अब ज़रा बताओ मुझे, इस कंडीशन में थीटा कितना है? आपको पता है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री। ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा इतना बोल देते हैं कि यार थीटा की वैल्यू कितनी हो रही होगी? 0। तो ज़रा सोचो, तो d/dx ऑफ fx इक्वल टू टेन 0 हो गया, और टेन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो टेन 0 मेरे लिए 0 आया। अब ज़रा सोचो, fx का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, इसी चीज़ को तो f' लिखते हो ना। तो सिंपल सा कंडीशन क्या निकल के आया बेटा मेरे पास, कि f' जो है वो कैसा आ गया? 0। तो हमने ऐसा बोला, ध्यान से समझिएगा, कि कभी भी यदि आपको मैक्सिमम पॉइंट ढूंढना है, मैक्सिमम पॉइंट, तो मैक्सिमम पॉइंट पे आपके जो टेंजेंट्स हैं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएंगे। स्लोप निकालेंगे, टेन थीटा से बोलेंगे, टेन 0 हो जाएगा क्योंकि थीटा 0 है, तो स्लोप की वैल्यू 0। मतलब याद रखना, जहाँ पर भी मैक्सिमम पॉइंट होता है वहाँ पर स्लोप हमारा 0 होता है, और स्लोप को निकालने का तरीका था टेंजेंट का dy/dx। तो d/dx ऑफ fx किया, उसको 0 कर दिया, तो f' इक्वल टू 0, ये मैक्सिमम पॉइंट की कंडीशन आई। अच्छा, मिनिमम पे आता है, ज़रा सोचिएगा बेटा, मिनिमम पॉइंट पे देखने जाओगे ना, यदि सी पॉइंट को बोला जाए और डी पॉइंट को बोला जाए इसे, तो सोचिए सी पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगा सर, वो भी तो टेंजेंट पैरेलल ही है। अरे पैरेलल ही तो है एक्स एक्सिस के। इस पॉइंट पे निकालने जाओगे तो भी क्या आएगा? पैरेलल। तो ज़रा ध्यान से समझना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, कि आप मैक्सिमम निकालने जाओ या मिनिमम निकालने जाओ, आपको मैक्सिमम पॉइंट पे भी और मिनिमम पॉइंट पे दोनों जगह पे टेंजेंट पैरेलल आता है। थीटा 0 होगा, टेन थीटा 0 होगा, तो dy/dx 0 आएगा। मतलब ये जो कंडीशन मैंने लिखी ना, ये मैक्सिमम पॉइंट की नहीं थी, ये मैक्सिमम और साथ में मिनिमम पॉइंट भी मैं मेंशन कर देता हूँ, चलेगा? तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों की कंडीशन हमारी क्या होती है कि f' इक्वल टू 0। तो फिर अब दिमाग में तुम्हारे एक से साथ सवाल उठता है कि यार यदि f' करने से ही, f' को 0 करने से ही मैक्सिमम भी मिल रहा है और मिनिमम भी मिल रहा है, तो मैं आइडेंटिफाई कैसे करूँगा कि कौन सा मैक्सिमम हुआ कौन सा मिनिमम हुआ? राइट बेटा, अब आपको दिक्कत आ जाएगी कि कौन सा मैक्सिमम कौन सा मिनिमम। अब इसका एक छोटा सा चेक है, वो ध्यान से समझ लो, मैं आपको फिर प्रॉब्लम करवाता हूँ, ठीक है? देखो ध्यान से बेटा, एक चीज़ याद रखिएगा सब लोग, ये जो शेप होता है ना ऐसा, इसको हम लोग बोलते हैं हमेशा कि ये कॉन्केव अपवर्ड्स होता है। क्या बोलते हैं हम इसको? कॉन्केव अपवर्ड। तो ऐसा ऊपर की तरफ जो शेप दिख रहा है ना, वो हमारा यू बनता हुआ, वो क्या होता है? कॉन्केव अपवर्ड। और इसकी कंडीशन होती है, वो कंडीशन जरूर याद रखिएगा कि f'' मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन है ना बेटा, f'' उसका कैसा होता है? ग्रेटर देन 0। f'' 0 किसका होता है? जब कॉन्केव अपवर्ड ग्राफ आए, कॉन्केव अपवर्ड, ठीक है? तो f'' का मतलब है कि एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो f', एक बार और डिफ्रेंशिएट किया, मतलब जो डिफ्रेंशिएशन पे मिला ना पहली बार, उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट किया तो डबल डिफ्रेंशिएशन। तो f'' को हमने क्या बोल दिया? ग्रेटर देन 0। अच्छा सुनो, ये कब की बात है? जब कॉन्केव अपवर्ड, यहीं पर एक शेप ऐसा बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्केव डाउनवर्ड। अब मुझे बताएं इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? सर कॉन्केव अपवर्ड की f'' ग्रेटर देन 0 है, तो कॉन्केव डाउनवर्ड के लिए f'' लेस देन 0 होता है, लेस देन 0। तो f'' की वैल्यू लेस देन 0 किसके लिए हो रही है? कॉन्केव डाउनवर्ड्स के लिए। तो कॉन्केव डाउनवर्ड्स के लिए f'' नेगेटिव होता है, इसके लिए अप, ठीक है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हो गया, आंसर आ गया। अब देखो मैं तुम्हें चेक लगाता हूँ कि चेक कैसे निकालना है, ध्यान से देखिएगा बेटा। आप सबसे पहले क्या किया कीजिए मालूम है? हम लोग क्या करेंगे स्टेप में,
पहली बार ये जो पॉइंट है ना, मान लीजिए ये मैक्सिमम x1 पॉइंट पे हो रहा है, ये x2 पे हो रहा है, ये x3 पे और ये x4 पे। ठीक, तो सबसे फर्स्ट कंडीशन, वेरी फर्स्ट क्या कि f डैश x को इक्वल टू 0 करो। मैं स्टेप निकालता हूँ ना, स्टेप 1 सबसे पहले हमने क्या किया, f डैश x को इक्वल टू 0 किया। क्यों? f डैश x की कंडीशन होती है कि मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन ही f डैश x इक्वल टू 0 है। मैंने इसको 0 किया। अब जरा सपोज कर, मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिफरेंशिएट करोगे तो लीनियर बन जाएगा, क्यूबिक होगा तो डिफरेंशिएट करने पे क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो जो भी है सॉल्व करने पर ये कुछ ना कुछ x की वैल्यू दे रहा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वल टू 0 करेंगे तो x की 2 वैल्यूज आएंगी। ऐसे डिपेंड करेगा कि इक्वेशन कैसा है। सुनो, मैंने बोला इसको सॉल्व करने पर x की कुछ वैल्यूज़ मिल रही होंगी। जैसे मेरे पास यहाँ मिली x1, x2, x3 और x4। ठीक है, अब x1 मिला, x2 मिला, x3 मिला, x4 मिला, ये चारों चीज़ें। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, आपको ये चारों मिल गए ना, इनको बोला जाता है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ये होता है हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स। थोड़ा सा बेटा समझ लीजिए आप लोग, है ना, स्पेशली बायो वाले क्योंकि उनके लिए अलग सी चीज़ है थोड़ी सी। तो इसको सबसे पहले हमने इक्वल टू 0 किया और x की वैल्यूज़ निकाली, वो हमारे लिए क्या निकल के आए, क्रिटिकल पॉइंट। तो सुनो मेरी बात, ये जो इक्वल टू 0 है ना, वो सारे x दे रहा होता है, जिसमें कुछ मैक्सिमम वाले होंगे, कुछ मिनिमम वाले। तो अब उसका चेक कैसे लगाएं? तो उसका चेक लगाने का तरीका देखो ध्यान से। स्टेप 2 करना, सेकेंड स्टेप में अब हमने f डबल डैश x निकाला। सबसे पहले हमने f डबल डैश x निकाला, ठीक। और इस f डबल डैश x में ध्यान से सुनना मेरी बात, डबल डिफ्रेंशिएशन कर दिया उसको, और उसमें जा कर के अब ये x1, x2, x3 और x4 को रख दीजिए। ठीक है, चलो मैंने इसमें जा कर के सबसे पहले काम क्या किया, x निकाला था, उसमें x1 लिखा, f डबल डैश x किया, उसमें x1 रखा, पहला वाला पॉइंट। अब सपोज करो जैसे ही आप उसको रखोगे तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। अरे यार, कुछ भी इक्वेशन लिखा है 2x + 1, तो उसमें x की वैल्यू 3 रखोगे तो सॉल्व करके या तो पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा। मैं भी करके बताता हूँ आपको एक, ठीक है। तो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ ना कुछ आंसर दे रहा होगा। मान लीजिए इसने मुझे आंसर कैसा दे दिया, इसने मुझे दिया आंसर नेगेटिव, ठीक है। अब इसने मुझे नेगेटिव दे दिया, तो मैंने जैसे ही x1 को रखा और मुझे आंसर नेगेटिव मिला। अब ज़रा सोचना, इसका मीनिंग होता है कि यदि नेगेटिव आ रहा है f डबल डैश x, तो हम बोलते हैं मैक्सिमा एट x इक्वल टू x1, मतलब x1 पॉइंट पर मुझे मैक्सिमम मिलेगा। अब ये एक गलत सा फंडा हो जाता है जो दिमाग में आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। क्या सर, रखने पर नेगेटिव आया तो मैक्सिमम क्यों, मिनिमम होना चाहिए। यहाँ उल्टा है। अब ज़रा समझ लेना, कोई चक्कर नहीं है। सुनो मेरी बात, आपको पता है कॉन्केव डाउनवर्ड का जो चेक था वो क्या था कि f डबल डैश x नेगेटिव होना चाहिए, <0। और सोचो ना, यदि कॉन्केव डाउनवर्ड बनाओगे तभी तो आपको ये मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा। इसका मीनिंग समझते हो कि भैया पहले आप बड़े 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 और फिर नीचे आए नीचे आए नीचे आए नीचे आए, तभी तो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँचे हो ना। तो जब भी कॉन्केव डाउनवर्ड बनेगा तभी तो आपको मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा। और कॉन्केव डाउनवर्ड पर f डबल डैश x कैसा होता है, नेगेटिव। इसके कारण से मैंने बोला कि f डबल डैश x में उसकी वैल्यू रखना, यदि वो नेगेटिव आए तो बोलना कि x इक्वल टू x1 पे फंक्शन मेरा मैक्सिमम था। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से यदि f डबल डैश x2 रखा, मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन में जा कर के x2 वाला पॉइंट रखा, और अब मुझे आंसर कैसा मिला, मैंने बोला पॉजिटिव मिला। यदि पॉजिटिव मिला तो बोलो f डबल डैश x यदि पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे मिनिमा एट x इक्वल टू x2, कि x2 पॉइंट पर मुझे मिनिमम फंक्शन मिल रहा होगा। मिनिमम क्यों मिला, सोच के देखना। f डबल डैश x यदि पॉजिटिव है मतलब कॉन्केव अपवर्ड, और सोचो ना कॉन्केव अपवर्ड में हमेशा मिनिमम पॉइंट मिलेगा ना, नीचे ये ऐसा, तो कॉन्केव अपवर्ड बनेगा तो मिनिमम पॉइंट मिल रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि मिनिमा एट x इक्वल टू x2। आ गया बेटा, तो ये हमारा फंडा हुआ। अभी मैं आपको एक प्रॉब्लम करके बताता हूँ, आपको समझ में आएगा अच्छे से। क्लियर हो गया? अगली से सुनिए। थर्ड कंडीशन में, थर्ड स्टेप में, अब यदि आपको फंक्शन की वैल्यू चाहिए, आपको यदि उसने बोला कि मैक्सिमम वैल्यू बता, है ना, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अच्छा सोचिएगा बेटा, मैक्सिमम वैल्यू आप किसकी निकालते हो, फंक्शन की। उसने बोला फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, तो फंक्शन में क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, जो फंक्शन दिया है ना उसमें जा कर के मैक्सिमम वाला पॉइंट रख दो। अरे कहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा था तुम्हें, x1 पे, तो फंक्शन में मैंने वैल्यू पुट कर दिया, तो f ऑफ x1, जो मेन फंक्शन था ना उसमें x के प्लेस पे x1 रखिए, तो ये जो पॉइंट आ रहा है ना ये आ रहा होगा f ऑफ x1, तो ये मैक्सिमम हो गया। अच्छा मिनिमम वैल्यू बोला उसने, ठीक, तो हम f ऑफ x2 रख देंगे।
x2 वाला पॉइंट मिनिमम दे रहा था, उसमें रखोगे तो ये वाला फंक्शन का वैल्यू निकल रहा होगा fx2, तो मैंने बोला ये मिनिमम है सॉरी, ठीक है। इसी तरीके से इस पे भी मिलेगा मैक्सिमम, इस पे मिनिमम, तो आपसे 4 वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, तो मुझे बोलोगे ना तो मैं इसमें 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन निकाल दूंगा। मैक्सिमम मिनिमम में मैथ्स में बहुत अच्छा चैप्टर होता है ये, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम पढ़ेंगे इसे। चलिए भाई, तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आया है ना, एक बार नोट करें। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम करके बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में सर बता क्या रहे हैं, ठीक है। नोट कीजिए। हाँ भाई, अब देखें, ठीक है। चलिए, मैंने एक एग्जांपल लिया आपसे कि एक फंक्शन दिया हुआ है fx, सिर्फ एक एग्जांपल ना, ज़्यादा नहीं। इसके बाद मैं एक फिजिक्स से रिलेट करके एग्जांपल लूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा। fx इक्वल टू -3/4 x की पावर 4 -8 x क्यूब -45/2 x स्क्वायर प्लस 105 आपको दिया हुआ है। बोला कि यार मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल, मैक्सिमम मिनिमम जितनी भी निकल रही है ना। सुनो, सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहली स्टेप में आपसे मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन क्या होती है सर, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो मैंने सबसे पहले एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 किया। अब बेटा एफ डैश एक्स निकाल लो सबसे पहले। अब एफ डैश एक्स को हमने पहले निकाला, फिर 0 कर देंगे, ठीक है। चलो एफ डैश एक्स निकालते, क्या आएगा, -3/4 बेटा एक्स की पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो रहा होगा, 4x क्यूब, ठीक है। -8 है, 3x स्क्वायर है ना, तो -24x स्क्वायर, ये 2x हो जाएगा तो -45/2 इंटू 2x, और 105 का डिफ्रेंसिएशन तो 0 है, ठीक है। अब इस पूरे को ज़रा सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद अपन इसको 0 करते हैं। एफ डैश एक्स कितना है, ये कैंसिल हुआ तो -3x क्यूब -24x स्क्वायर -45x, बेटा ये एफ डैश एक्स आया, ये एफ डैश एक्स। और अब आपको क्या करना था, इस एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0, ठीक है। चलो एफ डैश एक्स निकाल लिया, अब इसको मैंने इक्वल टू 0 किया, इक्वल टू 0 करिए तो ये कितना हो जाएगा, -3x क्यूब -24x स्क्वायर -45x इक्वल टू 0। बेटा कुछ कॉमन आ रहा है, -3 पूरे में है, कॉमन ले लीजिए, और x भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से मिलेगा x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ठीक है, इक्वल टू 0। -3 तो गया, तो एक हो रहा होगा x इक्वल टू 0, और एक बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। बेटा इसे क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर लीजिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, 8 है और 15 है, तो ये 5x प्लस 3x बन जाएगा। अब ये आता है यार, मैं ना इतना नहीं बताऊंगा मैं ये चीज़ें, +3 और ये x प्लस 5। तो बेटा यहाँ से सॉल्व करना, तो एक निकलेगा x प्लस 5, एक निकलेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बताओ मुझे x की क्या वैल्यूज़ आई, एक वैल्यू आई आपके पास x इक्वल टू 0, और यहाँ से आ रही होगी, इसको रखेंगे तो -5, इसको रखेंगे तो -3, मतलब आपके पास 3 वैल्यूज़ आ गई, एक x इक्वल टू 0, एक -5 और एक -3। अब ये जो 3 वैल्यूज़ आई हैं आपके पास, है ना, सोचिएगा ये 3 वैल्यूज़ आपको क्या बता रही हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, है ना बेटा। ये मेरे लिए क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स, कि इनमें से किसी भी पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट, 0, -5 और -3। अब ये जो तीनों पॉइंट है ना, मैं इसमें ये नहीं बोल सकता कि कौन सा मैक्सिमम कौन सा मिनिमम, मैं बस इतना बोलूँगा कि यार इसमें से किसी पर मैक्सिमम होगा, किसी पर मिनिमम। अब बात आई कौन सा निकालें, कौन सा मैक्सिमम कौन सा मिनिमम, तो उसके लिए क्या करें, स्टेप 2। अब स्टेप 2 में क्या होगा बोलो, डबल डिफ्रेंसिएशन करो, उसमें रखो। तो ज़रा डबल डिफ्रेंसिएशन निकालो पहले, एफ डबल डैश एक्स कैसे निकलेगा भाई, ये जो निकाला था ना एफ डैश एक्स, ये रहा, मैंने इसलिए अलग से निकाला था, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो चलेगा, निकालें, चलिए डिफ्रेंशिएट कीजिए तो कितना आएगा, इसका 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो -9x स्क्वायर, ठीक है। फिर इधर सोचो, ये हो जाएगा -48x, और यहाँ से इसका तो सिर्फ x मतलब -45, ठीक, ये पूरा आ गया, चलेगा। अब देखें, रखें और कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब आपको ये चेक करना था कि कौन सा मैक्सिमम कौन सा मिनिमम, तो वैल्यूज़ रखो, किसकी, x की, किस में, एफ डबल डैश एक्स। तो मैंने एफ डबल डैश एक्स के प्लेस पे पहली बार 0 रखा। अब 0 रखिए, इसका मीनिंग जानते हैं, 0 रखने का मतलब कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 रखना है, रखो। यहाँ पे 0 करोगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, इसको 0 करेंगे तो ये भी मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा, और -45, मतलब मुझे इतना समझ में आया, आंसर नेगेटिव है ना, माइनस में -45 मिला, मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मतलब
मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ समझ में आया कि x इक्वल टू 0 पे मेरा फंक्शन मैक्सिमम है। ठीक है, चलो दूसरा रखते हैं -5। -5 रखें और कैलकुलेट करें तो बेटा -9 -5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये -5 मिल करके +5 हो जाएगा। ठीक है, तो +48 × 5 -45। मैंने बोला पॉजिटिव आया। सुनो, पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है ना बेटा ना, नेगेटिव आएगा। सुनो, ये 25 हो जाएगा, 25 × 9 माइनस में आ रहा है ना, तो 25 × 9 मतलब ये तो हो गया आपका 225 और ये भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव और ये मिल करके भी कितना होगा, नहीं बेटा नेगेटिव आंसर है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे भी आपको क्या मिला, नेगेटिव। पूरा कैलकुलेट कर लो। अब नेगेटिव आया मतलब x इक्वल टू -5 पे भी मेरा फंक्शन मैक्सिमम है। ठीक है, अगला देखो, f" -3 रखा, -3 रखिए, -3 रखेंगे तो -9 और 3 के प्लेस पे रखेंगे तो -3 का स्क्वायर, -48 × -3 -45। कैलकुलेट करना, ये कितना आ रहा होगा बेटा, ये हो जाएगा 9 है ना, 9 × 9 81, तो -81, ये हो जाएगा +48 × 3 मतलब 150 -6 तो 144। ठीक, और ये हो रहा है -45। अब सोचिए यहाँ पर जो आंसर आ रहा है ना वो आपको कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव। ये दोनों मिलके छोटा नंबर है, ये बहुत बड़ा है, डिफरेंस पॉजिटिव आया। इसका मतलब है कि x इक्वल टू -3 पे फंक्शन मेरा मिनिमम है। समझ में आया कि जहाँ पॉजिटिव वहाँ मिनिमम, जहाँ नेगेटिव वहाँ मैक्सिमम। तो मुझे पता चल गया कि कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम, कौन से पॉइंट पे मिनिमम। क्लियर है बेटा। अब यदि कोई तुमसे बोलता है कि बताओ मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ठीक, तो ज़रा सोचो। अब ये स्टेप 3, अब उसने बोला मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकाल भाई, तो मैक्सिमम वैल्यू आप किसकी निकालते हो, फंक्शन की। ये जो फंक्शन दिया ना उसकी वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे निकल रही है, 0 पे। अरे 0 पे नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम, तो हम क्या लिखेंगे फंक्शन में f(0). अब मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, निकाल लेना चलेगा बेटा। f(0) मतलब क्या, x के प्लेस पे इस वाले में 0 रख दीजिए, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो मिलेगा सिर्फ 105। तो f(0) की वैल्यू कितनी आ गई, 105। तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हुई 1। दूसरी वैल्यू कैसी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू एक और हो सकती है, वो है f(-5). बेटा -5 पे भी तो मैक्सिमम दे रहा है, तो ये भी मैक्सिमम देगा, मतलब 2 मैक्सिमम है। देखा था मैंने ग्राफ बनाया था, तो एक इधर आया था, फिर दूसरी बार दूसरा मैक्सिमम। तो f(-5), अब इसमें आप x के प्लेस पे -5 रखना, जो भी वैल्यू आएगा वो आप आंसर निकाल लेना, वो आपका आंसर है। क्लियर है। अच्छा, कोई बोलता तुमसे कि मिनिमम वैल्यू निकाल, तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना, क्या करोगे मिनिमम वैल्यू के लिए, बोलो बेटा। ये जो वैल्यू थी आपकी -3, उसको रख दीजिए उसमें, तो f(-3) रखा और -3 रख करके कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, अब -3 इसमें रखना x के प्लेस पे, और जो भी आएगा वो आपका आंसर है। तो मैं छोड़ता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यूज़ हम लोग निकाल सकते हैं। अब 1 सेकेंड के लिए मेरी बात सुनो ध्यान से। ये तो मैंने आपको पूरा एक प्रॉब्लम करके बता दिया, बट अब मैं आपको बताता हूँ बेटा, जो फिजिक्स में होता है ना, फिजिक्स में इतना सारा नहीं जाता। मतलब मैं बताता हूँ, फिजिक्स में मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन लगती है आपकी, वो कौन सी है, f(x) इक्वल टू 0। मतलब क्या होता है मालूम है, हम उसको सुना, किसी ने बोला कि फंक्शन मैक्सिमम कब होगा, तो हमने क्या किया, हमने उसको डिफरेंशिएट किया, ध्यान से समझिएगा, इक्वल टू 0 किया और आंसर ही एक ही आया। तो x की एक ही वैल्यू आ रही है ना, तो वो वही वाली कंडीशन मेरा फाइनल आंसर हो जाता है। मतलब यदि एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं, तब मैं चेक लगाऊंगा ना कि कौन सा मैक्सिमम कौन सा मिनिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम में क्या होता है कि आपके पास सिंगल वैल्यू आती है, तो आपको अगला वाला चेक लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमारा सिर्फ काम इतने से हो जाता है। तो जल्दी से एक बार इसे रब करो, नोट करो। तो मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ फिजिक्स का, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में कैसा है प्रॉब्लम। एक्चुअल में इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप इसे। ठीक है, अब बेटा एक करना ज़रूरी था ना, एक आपको बताना ज़रूरी है, नहीं तो आप बोलोगे कि सर ने बताया नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब मैं आपको एक प्रॉब्लम करवाता हूँ जो फिजिक्स का है, आपको समझ में आएगा। सोचिए, आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़ा है, ग्रेविटेशन भी पढ़ा है। अब मैं एक ग्रेविटेशन का कंडीशन दे रहा हूँ। ठीक है, सोचिए, उसने आपसे बोला एक मास है सिंगल। सपोज करिए कि इसका टोटल मास कितना दिया हुआ है, कैपिटल M।
अब वो हमसे क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, एक कैपिटल एम मास का दिया हुआ है आपके पास, उसने बोला कि इसके मैंने 2 पीसेस किए 2 पार्ट में, अब 2 पार्ट में डिवाइड करूं। हमने 2 पार्ट बना लिए भैया, यहाँ से एक पार्ट ये बना, एक पार्ट ये बना, ठीक है, दोनों अलग अलग है। अब मैंने बोला कि इसी से आपने 2 पार्ट्स किए, अब वो बोलता है कि उनको किसी कॉमन डिस्टेंस पे रखो। मतलब समझना कि आपको एक कैपिटल एम मास दिया हुआ है, आपसे बोला कि इसको 2 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना और उसको किसी डिस्टेंस पे रख देना। तो मुझे बताओ कि कब उनके बीच में मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, मतलब फोर्स मैक्सिमम कब होगा, समझ में आया? तो यहाँ पे आपसे उसने क्या पूछा कि यार फोर्स मैक्सिमम कब होगा, तो उसके लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि मास कौन से लूँ। ध्यान से समझना मेरी बात। यहाँ जो कैपिटल एम है ना, वो टोटल मास है और ये गिवन मास है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको गिवन है, ठीक। अब सुनो, मैंने ऐसा बोला, समझाता हूँ मैं प्रॉब्लम के थ्रू। मान लीजिए मैंने पहला वाला पार्ट जो बनाया वो स्मॉल एम मास का है, पहला वाला, ठीक है। तो जो दूसरा वाला है ना, वो मेरे लिए कितना हो गया होगा, तो कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। अब बताता हूँ कैसे। मैंने बोला यदि मान ले 10 kg है, यदि ये 2 kg है तो ये कितना होगा 8, क्योंकि उसी में से तोड़ा है ना। तो कैसे निकाला, यदि ये 2 है तो हमने बोला 10 - 2 करेंगे तो 8 आएगा। तो मैंने वही बोला यदि इसमें से स्मॉल एम मास बनाया तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, कैपिटल एम माइनस एम। अब उससे हमसे बोला कि इनको किसी डिस्टेंस पे रख दो, ठीक है, मैंने ये रख दिया। कितनी डिस्टेंस है, मान लीजिए आर, आपको प्रॉब्लम में दिया नहीं हुआ है ना, आपको बस ऐसे बोला है कि कुछ डिस्टेंस पे रखा होगा आपने। तो बताओ, फिक्स डिस्टेंस पे रखा है हमने, तो बताओ कि इनके बीच में फोर्स मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम फोर्स कब आएगा, ठीक है। मतलब हम कौन से 2 पार्ट में इसको ब्रेक करें कि इनके बीच में मैक्सिमम फोर्स लग रहा हो। तो ज़रा सोचो एक चीज़, ग्रेविटेशन लॉ में आपने पढ़ा था 2 मासेस यदि m1 और m2 आपको दिए जाते हैं तो उनके बीच में फोर्स कैसे निकालते हो, F = G m1 m2 से। मैं अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बाद में ग्रेविटेशन में पढ़ाऊँगा आपको। फोर्स क्या होता है, F = G m1 m2। m1 मास कौन हो गया, ये। m2 कौन हो गया, कैपिटल M माइनस m, ठीक है। और अपॉन में डिस्टेंस क्या स्क्वायर होता था, तो डिस्टेंस कितना है r, तो मैंने बोला r²। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या निकल के आया बेटा, F = G m1 m2 अपॉन r²। अब सुनो, ये फोर्स आ गया, तो मैं कंडीशन निकालनी थी कि ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा, कब होगा मैक्सिमम, बताओ। तो मैंने बोला ये मैक्सिमम तब होगा जब मैं बोलूँगा कि dF/d = 0। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, तब बोलूँगा इसको कि तब ये मैक्सिमम दे रहा होगा जब इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब सुनो मेरी बात, आप डिफरेंशिएशन करते हो तो d/dx लिखते हो ना। d/dx का मतलब होता है कि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बेटा हमेशा याद रखिएगा, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है। x हमारा वेरिएबल था, इसलिए हम x के रिस्पेक्ट में करते थे। यहाँ पे सोचो कि इस वाले फॉर्मूले में आपका वेरिएबल कौन है, अरे किसकी वैल्यू बदल रही है, जरा सोचो। स्मॉल r जो दिया है वो तो फिक्स्ड है, आपको पता है कि जितना डिस्टेंस है वो दिया हुआ है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। बदल कौन रहा है, मास। कैसे, यदि मान लें इसको 2 किया तो ये 8 होगा, यदि ये 3 किया तो ये 7 होगा, अरे टोटल 10 है। तो ये यदि 5 किया तो ये भी 5 होगा, ये 6 किया तो ये 4 हो जाएगा। मतलब वेरिएबल कौन है, स्मॉल m, कि स्मॉल m मास चेंज हो रहा होगा, कैपिटल M तो गिवन है। तो स्मॉल m जैसे जैसे चेंज होगा उसके रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा कि फोर्स मैक्सिमम कब हो रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, नहीं तो गलत करोगे। तो d/dm हमने स्मॉल m मास के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया = 0, बस हो गया। अब डिफरेंशिएट करके रख दो वैल्यू, क्या हो जाएगा बेटा, d/dm ऑफ f की वैल्यू ये उठाना g और ब्रैकेट में बेटा इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, स्मॉल m इंटू कैपिटल M लिख देता हूँ माइनस स्मॉल m² अपॉन में आ गया r² = 0। आपको पता है डिफरेंशिएशन में से कुछ चीज़ें बाहर आ जाती है जो कांस्टेंट है, कौन है, कैपिटल G बाहर r² भी बाहर, क्योंकि गिवन है। आप डिफरेंशिएट किसे करेंगे, d/dm ऑफ mm माइनस m² = 0। तो बेटा देखो ये वाला पोर्शन तो कांस्टेंट है, डिवाइड में जा करके 0 हो गया, खत्म हो गया, बचा इसका डिफरेंशिएशन। तो सोचो ना, कैपिटल M इसको अलग अलग कर दें, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ इतना सारा यार। कैपिटल M इंटू स्मॉल m है, फिर माइनस d/dm ऑफ m² है = 0। सोचिए कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, कैपिटल M बाहर, और dm/dm 1 होता है, फिर माइनस इसका m² का m के रिस्पेक्ट में तो 2m, अरे x² वाला फॉर्मूला लग गया, = 0। तो इसको उधर ले जाओ, तो 2m = कैपिटल M, तो स्मॉल m = m/2। इसका मीनिंग समझे, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब पहला वाला मास m/2 होगा, मतलब पहले वाले का आधा,
तब मुझे मैक्सिमम फोर्स मिलेगा। ये कंडीशन निकल के आई, ठीक है। तो यदि ये आधा है तो m माइनस इसको भी m/2 करोगे तो ये भी आधा ही निकलेगा। तो ये दोनों के मास कैसे होने चाहिए, m/2 m/2, ठीक है बेटा। तो ये कंडीशन निकल के आई कि जब उसका मास टोटल मास का हाफ होगा तब मैक्सिमम फोर्स निकलेगा। अब बात आई, कभी पूछ लेगा कि फोर्स बता कि मैक्सिमम फोर्स कितना है, तो एफ मैक्स पूछा, एफ मैक्स मतलब इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें आप जाओ जी कैपिटल एम की जगह पे वो वैल्यू रख दो जब मैक्सिमम दे रहा है, कैपिटल m/2 पे दे रहा है, यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे m है, इसको भी m/2 कर दिया, अपॉन में r² जो भी आया। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आ रहा होगा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, ये g, ये भी m/2 और ये भी m/2 अपॉन r²। तो g कैपिटल M² बाय 4r², ये आ गया। आगे समझ में? तो यहाँ से मैक्सिमम फोर्स निकल गया। अब जरा सोचो एक चीज़, इस प्रॉब्लम में तुम्हें लगा क्या कि हम डिफरेंशिएशन करने के बाद सेकंड डिफरेंशिएशन पे भी जाएं? क्यों जाएं? एक ही तो कंडीशन निकल के आ रहा है, काहे के लिए करना भाई, हो गया खत्म, ठीक है। तो ऐसे होते हैं हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन जहाँ पे ये इजीली निकल के आते हैं। और बेटा जेई और नीट वगैरह में आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, आए हुए हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है और इसी का सेम क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बनता है कि एक चार्ज क्यू है, उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया तो बता मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा। तो उसके लिए भी कंडीशन निकाल के लाते हैं। वो दोनों क्वेश्चन आपके जेई में आते रहते हैं, तो आप बस कंडीशन लगाइए। अब आपको कभी भी कोई बोलता है कि फोर्स मैक्सिमम हो रहा है, पावर मैक्सिमम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 करो, कंडीशन निकालो, आपको प्रॉब्लम बन जाएंगे। क्लियर? तो बस मैं अब इससे ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ा रहा, आपको मैक्सिमम मिनिमम मैंने समझा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मैं थोड़े से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिख देता हूँ, फिर आपको उसका मीनिंग समझाता हूँ। बढ़ते हैं आगे, चलिए बेटा अब अपन स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन को, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से क्योंकि तुम लोग क्रैश कोर्स में हो, है ना, 11th-12th पढ़े हुए हो, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए इंटीग्रेशन बहुत नया चीज़ है। सांप है, सांप, इसका सिंबल भी सांप जैसा रहता है और डसता भी वैसा ही है, स्पेशली बायो वालों को, टक टक टक, देखें अरे बायो वाले बहुत डरते हैं यार इंटीग्रेशन के नाम से। जैसे इंटीग्रेशन आता है ना ऐसे रो देते हैं वो, बट ऐसा रोना नहीं भाई, हमें सीखना है वही चीज़, क्योंकि वही तो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। क्योंकि जो चीज़ दूसरे गलत करते हैं ना, उसको यदि आप सही करोगे तभी तो स्कोर करोगे। देखें ध्यान से देखें, अभी स्टार्टिंग में मैं आपको सिर्फ फॉर्मूलेज लिखा हूँ, आपको फॉर्मूलेज बता रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपको प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ इस पर, उसके बाद में एक्चुअल वाले प्रॉब्लम पे आऊँगा जहाँ से हमें फिजिक्स में रिलेट करना होता है। मतलब क्या होता है कि इसका एप्लीकेशन पार्ट वही तो हमें फिजिक्स में आता है बार बार यूज़। मैं अभी करके बताऊँगा, पूरा कॉन्सेप्ट दूंगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, ध्यान से समझिएगा। पहले तो सिंपल सा हम फॉर्मूले याद करते हैं कि फॉर्मूले क्या होता है। सबसे पहली चीज़ याद रखना बेटा, कभी भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो होते हैं ना, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर डिफरेंशिएशन क्यों लिख के बैठे हो, है ना, मेरे पास बहुत फोकट टाइम था, लिख दिया मैंने। सुनो ध्यान से, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हमेशा एक दूसरे के एंटी डेरिवेटिव्स होते हैं। एंटी डेरिवेटिव्स का मीनिंग क्या होता है, अपोजिट वाले। मतलब मैं समझाता हूँ, प्रॉब्लम के थ्रू समझाता हूँ कि एंटी डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब एक दूसरे को खा जाते हैं। मतलब डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करोगे तो डिफरेंशिएशन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, या इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो उसको बाहर से डिफरेंशिएट कर दो तो वो उसका इफेक्ट खत्म कर देगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के एंटी डेरिवेटिव होते हैं, बिल्कुल अपोजिट वाले, ठीक है। सुनो ध्यान से, समझाता हूँ ना, समझाता हूँ, कन्फ्यूज मत हो, इसका मीनिंग समझना। तो इसीलिए मैं आपको बोला कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तुम्हें याद रहते हैं, उसके बेसिस पे हम इसको याद करते हैं। देखो ध्यान से, आपने d/dx ऑफ कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0 पढ़ा था, है ना। तो हम लोग क्या बोलते थे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किया तो 0 मिला, तो 0 का इंटीग्रेशन करूंगा तो कांस्टेंट मिलेगा। मतलब उल्टा चक्कर होता है कि इसका डिफरेंशिएशन करते थे तो 0 मिलता था, तो इंटीग्रेशन में उल्टा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो c मिलेगा, ऐसा समझ में। तो देखो मैंने लिखा d/dx ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0 था, तो 0 का इंटीग्रेशन, तो 0 dx, एक dx का मतलब x के रिस्पेक्ट में, तो 0 dx इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक। इसी तरीके से सोचो, d/dx ऑफ साइन x था, साइन x का डिफरेंशिएशन करने से cos x आता था, तो cos x को इंटीग्रेट करोगे तो sin x मिलेगा। तो cos x को मैंने यहाँ से इंटीग्रेट किया cos x dx, तो वो मुझे क्या मिल गया, sin x प्लस c, ठीक है। अगला देखो, d/dx ऑफ cos x क्या होता था, माइनस sin x, तो बेटा इस माइनस sin x को इंटीग्रेट करोगे तो cos x आएगा ना, तो माइनस को बाहर निकाल के इधर भेज देना, अरे पहुँच जाता है, तो माइनस इधर चला गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या हो जाएगा, माइनस cos x, sin x dx इक्वल टू माइनस cos x। और बताओ मैं तुम्हें स्पेशली बोलूँगा कि इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से सोच करके लगाना, क्योंकि लगाते समय हम गलत कर जाते हैं कई बार कि sin x cos x लिखा रहता है, हम उसको कभी माइनस sin x लिख देते हैं, कभी कुछ लिख देते हैं, मत करना। सुनो,
10x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था, sec स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा, 10x प्लस c। फिर cot x का क्या होता था, माइनस cosec स्क्वायर x, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस cosec स्क्वायर को करेंगे तो cot x आएगा, तो माइनस इधर चला गया तो cosec स्क्वायर x dx का क्या हो जाएगा, माइनस cot x प्लस c। sec x का डिफ्रेंसिएशन sec x tan x होता है, तो sec x tan x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, sec x उल्टा। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये मिलता था, तो इधर वाले पोर्शन को इंटीग्रेट करोगे तो ये मिलेगा, तो माइनस इधर चला गया, तो cosec x cot x का माइनस cosec x। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है डायरेक्ट। अगला देखिए, आपको मैं मेन ला रहा हूँ आपको मेन चीज़ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई एक्स। लॉग ई एक्स का क्या लिखा था मैंने, 1/x, याद है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ई एक्स प्लस चलेगा। अगला देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था, ई की पावर एक्स, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो भी तो ई की पावर एक्स ही आएगा, तो ई की पावर एक्स डी एक्स का भी ई की पावर एक्स प्लस सी। बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स क्या आता था, ए की पावर एक्स लॉग ई ए, राइट। अब इसको ध्यान से समझ, ए की पावर एक्स लॉग ई ए होता था, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये मिलेगा। तो देखना बेटा, इसको इंटीग्रेट किया तो ये जो कांस्टेंट है लॉग ई ए, तो आपको पता है ना इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर आ जाता है, मैं भी बताता हूँ, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इसके साथ डिवाइड में चला जाएगा, समझ में। तो इसको इंटीग्रेट किया तो ए एक्स डी एक्स बचेगा और ये लॉग ई ए नीचे आ गया होगा, तो ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ई ए प्लस सी। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेटा ये सारे फॉर्मूले रट डालिए, और मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि डिफरेंशिएशन के थ्रू उस फॉर्मूले को याद रखिए तो बहुत जल्दी याद रहेगा। अच्छा, ये याद होने चाहिए अभी तक, आप 12th पास आउट हो, मतलब पास आउट ही हो जाते अभी तक तो। सुनो ध्यान से, इतिहास बना दिया तुम लोगों ने ना इतना लंबा पीरियड और इतने आराम से बिताया तुमने, बताओ। चलें, ये लास्ट और मेन फॉर्मूला क्या है बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एक्स टू दी पावर एन का डिफ्रेंसिएशन होता था एन एक्स की पावर एन। इसको ध्यान से समझ लेना बेटा, ये अलग है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो हमने बोला एन सामने आ जाता था और एक कम पावर मिलता था डिफ्रेंसिएशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है, देखो एक्स की पावर एम डी एक्स लिखने जाऊँ, एम डी एक्स, ठीक है, तो x की पावर एम डी एक्स यदि मैं लिखने जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, बताए इस पावर में 1 ऐड करना, इधर माइनस करते थे ऐड, तो x की पावर m प्लस 1 एक बढ़ गया और अपॉन में भी वही जो पावर ऊपर मिला वही नीचे आ जाता था, तो m प्लस 1, तो x की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस सी कॉन्स्टेंट, और m नॉट इक्वल टू -1। अच्छा याद रखिएगा, m की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि -1 प्लस 1 मिलकर 0 हो जाएगा। एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 नॉट डिफाइंड होता है, तो हम नहीं बोलते। और वैसे भी बेटा x की पावर यदि -1 लिखोगे तो x की पावर -1 का मतलब होता है 1/x, और 1/x का अड्डा जगह ये लेके बैठा है ना, तो 1/x का इंटीग्रेशन log ही x होगा, ना कि इस फॉर्मूले से। क्लियर है? चले अब देखिए, इतने फॉर्मूले लिख लिए, मैं इसको रब करता हूँ। अब मैं आपको इस पर प्रॉब्लम्स करवाता हूँ, थ्योरम्स बता करके प्रॉब्लम्स पे आता हूँ। आपको प्रॉब्लम्स कराते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे बेटा, है ना। मुझे भी मालूम है कि आपको चीज़ें बहुत फास्ट निकालनी है। चलिए नोट कीजिए, चलिए बेटा देखिए, अब अपन लोग आ गए यहाँ पे थ्योरम्स पे, ठीक है। 2 थ्योरम है बस यहाँ पे, सिंपल सा, ध्यान से देखिए, बस प्रॉब्लम करते हैं अपन। इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ एक्स डी एक्स, मतलब यदि मान लीजिए कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में आ जाए तो वैसे ही प्रॉपर्टी है जैसा डिफरेंशिएशन में था कि कांस्टेंट को बाहर निकाल देना और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना सीधा। तो कांस्टेंट बाहर आया, फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया। दूसरी चीज़, यदि दो फंक्शन आपको प्लस में दे दें कि एफ एक्स प्लस जी एक्स, 2 अलग अलग फंक्शंस हैं ऐड किए हुए हैं और उसका डी एक्स करना है, तो सेपरेटली पहले वाले का इंटीग्रेशन अलग कर दीजिए, एफ एक्स डी एक्स ये अंदर चला जाएगा, एफ एक्स डी एक्स और प्लस साइन इसका और जी एक्स डी एक्स, मतलब पहले वाले को इंटीग्रेट करके प्लस दूसरे वाले को इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यदि यहाँ पे माइनस होता तो भी माइनस होता है, और सबसे स्पेशल बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ ध्यान से सुनना मेरी बात, पॉइंट यार, यहाँ पर आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो ना, तो फंक्शन भी x का है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। यदि आप यहाँ पर इंटीग्रेट करने जा रहे हो तो देखो x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में, मतलब ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। जैसे मैंने डिफरेंशिएशन में ही बताया था ना कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिखते थे, तो हम बोलते थे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो फंक्शन भी x का होना चाहिए था, तभी फॉर्मूला वैलिड होता था कि साइन एक्स को कॉस एक्स बोलेंगे। सेम चीज़ आपके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी तभी लगेंगे जब यहाँ पर x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, और नहीं है तो वही जैसा चेन रूल वहाँ देखा था, यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हम उसको कन्वर्ट करके लाएंगे। ठीक है, अब कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा बेटा, थोड़ा सा
इंटरेस्ट लो, थोड़े से प्रॉब्लम्स देख लो, आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। मुझे मालूम है कि ये चीज़ें उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता। कल से हमारी क्लासेस ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि कल से हम काइनेमेटिक्स पे आएंगे, काइनेमेटिक्स देखेंगे। और काइनेमेटिक्स के बारे में बेटा मैंने ना थोड़ा सा पोर्शन रोका हुआ है, मतलब मैंने जो सोचा हुआ है कि काइनेमेटिक्स करवाने के बाद में, ताकि 11th का चैप्टर थोड़ा सा कवर करें, हम 12th के पोर्शन पे पहले जाएंगे, क्योंकि 12th में हो अभी आप, तो आप वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से करोगे। तो 12th वाला पोर्शन जल्दी करके फिर उसके बाद में हम 11th वाले पोर्शन पे फिर से स्विच करेंगे, ठीक है। तो ज़रा आगे की क्लासेस बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि उसमें हम बहुत सारे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करने वाले हैं मेनली। यहाँ तो क्या कॉन्सेप्ट में ज़्यादा दिमाग खराब होता है। देखें, आइए बड़े आओ, सोचो। अब मैं आपको प्रॉब्लम करवाता हूँ एक आधी, जैसे इस वाले प्रॉपर्टी का, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x dx किसी ने दिया। हमने बोला यार कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट बाहर आएगा, तो 3 को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन कर दिया किसका, sin x dx जैसा था। अब मुझे बताओ sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है। अब फंस जाओगे, तो सोचना कि डिफ्रेंसिएशन किसका sin x था, cos x का। तो cos x का डिफ्रेंसिएशन होता था माइनस sin x, तो sin x को इंटीग्रेट करोगे तो माइनस cos x, तो ये आ रहा होगा -3 cos x प्लस c। आ गया, ऐसे लिखना है। अच्छा देखो, एक प्रॉब्लम मैं ऐसा लेता हूँ कि 3 की पावर x प्लस e टू दी पावर x प्लस 2 cos x प्लस 100 dx, ठीक। इसको अपन लास्ट में बाद में करते हैं, इससे पहले एक प्रॉब्लम और देखो ध्यान से। यदि कभी मैं इंटीग्रेशन कर दूं x³ dx का, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन वाला। कौन सा वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर m dx इक्वल टू क्या होता था, x की पावर m+1 अपॉन m+1। मतलब जितना भी पावर दिखे ना उसमें 1 ऐड कर दो और उसी चीज़ को नीचे भी कर दो, प्लस c। आ गया आंसर। तो कितना आया, x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, ठीक है। इसी तरीके से यदि मान लीजिए कोई बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ, यदि वो मुझे बोलता है √x का इंटीग्रेशन करिए, √x का, तो √x का इंटीग्रेशन क्या होगा सोचो। तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 dx। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और यदि इसको लिखते हो तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, x की पावर m+1, वही फॉर्मेट आ रहा है, तो 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस c। तो बेटा ये बन रहा होगा x की पावर 3/2, अपॉन में भी 3/2 बना, प्लस c, तो बनेगा तो ये ऊपर हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c, ये आंसर चलेगा। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से समझ के रखिए, इस तरीके से लगती है। अब एक मेन चीज़, एक आता है इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx आपसे पूछा जाता है कई बार, वो x होता है। कैसे, यदि dx है ना तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1 dx। हाँ, कुछ नहीं है तो 1 है। अच्छा, 1 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 0 dx, कि x की पावर कुछ भी 0 करूँगा तो वो 1 ही देगा ना, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 1। तो x की पावर 0 dx किया। अब इसमें प्रॉपर्टी लगा दीजिए x की पावर m वाला, तो क्या लगाएंगे बताइए, x की पावर 0 + 1 अपॉन में 0 + 1। आ गया। चलो, जैसे ही अपन ने इस चीज़ को किया तो ये क्या बन जाएगा, x अपॉन में 1 प्लस c, मतलब आंसर क्या आया, x। तो आप एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x प्लस c होता है, कि इंटीग्रेशन ऑफ dx कर रहे हैं तो x आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy करेंगे तो y आएगा, dw करेंगे तो w आएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक प्रॉपर्टी है, इस फॉर्मूले को भी आप उस फॉर्मूले के साथ में नोट करके रख सकते हैं, ठीक है। चलो, इस प्रॉब्लम को करवाते हैं, एक प्रॉब्लम और करवाते हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन बता देते हैं, और फिर उसके बाद में एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं, मेनली फिजिक्स के। ध्यान से देखिए। हाँ, देखिएगा ध्यान से बेटा। यदि मान लीजिए मैं ऐसा बोलता हूँ, एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन, चौथा फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन प्लस माइनस में लिखे गए, यहाँ बीच में माइनस कर लीजिए, ठीक। आप इंटीग्रेट कैसे करेंगे, सबको सेपरेट कर लो। पहले वाले का इंटीग्रेशन क्या है, 3 की पावर x dx, प्लस दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर x dx, माइनस 2 cos x dx प्लस 100 dx। आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करें बताओ। ये 3 की पावर x, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a टू दी पावर x का। याद है इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x क्या लिखा था, a टू दी पावर x अपॉन लॉग e a। तो a के प्लेस पे कौन है, 3, तो आप इसे क्या लिखेंगे, 3 की पावर x अपॉन लॉग e के बेस में। आ गया।
e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही था, 2 तुम बाहर निकाल लोगे, -2 हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ cos x किसका डिफ्रेंसिएशन होता था? sin x का। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स, तो 2 sin x प्लस 100 मैंने यहाँ से बाहर निकाला, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है? x प्लस सी, क्या आ गया आंसर? ठीक, तो ये आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मेट हो गया। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास जब भी आएँ, छोटे छोटे ऐसे वाले, आप इजीली करके निकल जाइए बेटा, चलेगा? इससे ज़्यादा करवाने का सेंस नहीं बनता, आपको पूछाएगा ही नहीं यार भाई, पूछेगा ही नहीं। मैं देखो एक चीज़ बताऊँ, फिजिक्स में मेन फॉर्मूला आपका कौन सा है? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर m dx इक्वल टू x की पावर m+1 अपॉन m+1 प्लस सी। मैक्सिमम 90% केसेस में आपको वही फॉर्मूले से काम हो जाता है बस। ठीक है, बाकी बताने के लिए तो मुझे सारा बताना पड़ेगा। अच्छा, अभी जो मैंने बताया ना, उसमें भी मैंने इन्वर्स फंक्शन गायब कर दिया है आपका, इन्वर्स फंक्शन को नहीं लेकर के आए, क्योंकि मतलब ही नहीं है ना भाई, नीट वालों को कहाँ काम आने वाला है, मैथ्स वाले तो पढ़ने ही वाले हैं, मैथ्स में तो पढ़ेंगे हम वहाँ पे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब मैं एक प्रॉब्लम करवाता हूँ सब्स्टिट्यूशन वाला, और ख़त्म करते हैं चीज़ों को। देखिए बेटा, जैसे हम लोग वहाँ पे चेन रूल बोलते थे ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड होती है, वहाँ पे चेन रूल बोलते थे, यहाँ पे हम लोग सब क्या बोलते हैं उसको? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ध्यान से समझना यदि मैंने तुमसे बोला कभी इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx बताओ, sin 2x dx, ठीक है, आई से रिप्रेजेंट करते बेटा इसे। अब इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx यदि मैंने तुमसे पूछा है, अब दिक्कत क्या आएगी मालूम है? मेरे को लगता है, याद करना उसी चेन रूल जैसा, sin 2x, यार x के प्लेस पे, यहाँ 2x के प्लेस पे यदि x होता तो दोनों चीज़ें सेम होती और मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता। बट अभी मुझे धोखा कौन दे रहा है? ये 2x यहाँ पे, कि 2x मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना? मतलब 2x को कैसे सॉल्व करें बताइए, दिक्कत है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। हम क्या बोलते हैं, हमने क्या बोला था, याद करना, कि ये जिसका फंक्शन है और ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, हमने सब्स्टिट्यूशन लगाया और हमने 2x को थोड़ी देर के लिए t सपोज किया। ध्यान से समझना, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी दे दूंगा इसका, कि हमने 2x को t सपोज कर लिया, तो 2x इक्वल टू t सपोज किया। अब देखो, जैसे मैं यदि t लिखने जाऊँगा ना, तो देखना मेरा इंटीग्रेशन क्या बनेगा, आप बोलोगे sin t, बट यहाँ तो dx है यहाँ, बट ये t है और ये dx है, तो भी मैच नहीं कर रहा भाई, दोनों सेम होने चाहिए। यदि t है तो उधर भी dt बन जाए, यदि यहाँ x है तो वहाँ dx बन जाए, तो भी दिक्कत है। अब देखो इलाज क्या है इसका, देखो 2x को मैंने t बोल दिया, अब डिफ्रेंशिएट करो ध्यान से, आपको dx हटाना है, तो हम क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आपको यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करवा रहा था, x, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करवाए ना, उसी के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देना। यहाँ पे समझ में आया क्या बोला मैंने, कि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना था उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ, तो डी बाई डी एक्स इधर भी किया, डी बाई डी एक्स इधर भी किया। अब बताओ इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 2, एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 ही होता है, और इधर से क्या मिलेगा तुम्हें, डी टी बाई डी एक्स। अब डी एक्स को इधर पहुँचा देना, तो डी एक्स इक्वल टू बन जाएगा डी टी बाई 2। आगे अब जैसे ये डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2 हुआ, ध्यान देना, डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2 हुआ, तो अब इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा, तो जरा देखो क्या बनेगा, साइन टी, और dx को रिप्लेस करोगे आप dt बाई 2 से। अब सोचो ये 1/2 तो कांस्टेंट है, इसके साथ कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, लास्ट में सॉल्यूशन में आया sin t dt। अब sin t dt क्या अब मैच कर रहे हैं, हाँ यार ये भी t का फंक्शन है और ये t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या होता है, माइनस cos x, ठीक, तो sin t dt क्या हो जाएगा, माइनस cos t, तो आंसर आ रहा होगा माइनस cos t बाई 2 प्लस, और लास्ट में t की वैल्यू पुट कर दो, t कितना था 2x, तो आया माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस सी। आगे तो ये तरीका होता है बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड में, कि जैसे वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, हम लोग बोलते थे कि उसको मन में मान लो कि x है, डिफ्रेंशिएट कर दिया और उसी का डिफरेंस जिसको माना था उसका डिफ्रेंशिएशन इनटू में करके आगे बढ़ा दिया था हमने, ऐसा किया था। बट यहाँ पे मैं क्या बोलता नहीं, यहाँ पे यार उसको t बोलो, फिर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो, फिर dx को रिप्लेस करो और फॉर्मूला बना के ख़त्म करो और लास्ट में वैल्यू पुट कर दो। आगे एक प्रॉब्लम और बताता हूँ, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ इसका और ख़त्म करते हैं इसको। फिर बेटा मैं आपको शीट में क्वेश्चंस दूंगा ना, तो उसमें से आप करिएगा, उसमें से जो डाउट होंगे बताना ना, मैं आपको सारे क्लियर करूँगा, ठीक है। चलो देखो ध्यान से नोट कर लीजिए इसे, देखिए बेटा अब क्या है, यदि मान लीजिए बेटा मैंने कभी आपसे बोला
कि e टू द पावर 3x प्लस 4 dx निकालो। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x प्लस 4 dx निकालो। अब देखो इसका तरीका क्या है, कुछ नहीं, आपको फिर से सोचना है कि 3x प्लस 4 की जगह यदि सिर्फ x होता तो फॉर्मूला बन सकता है यहाँ पे। तो हमने अभी थोड़ी देर के लिए क्या माना कि 3x प्लस 4 को t सपोज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैंने क्या बोला था, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हो ना उसके रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो। तो मैंने d बाई डी एक्स किया 3x प्लस 4 का इक्वल टू dt बाई डी एक्स, है ना, दोनों साइड। अब सोचो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3 बाहर आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और 4 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो यहाँ से सिर्फ 3 मिल रहा है और यहाँ से मिला dt बाई डी एक्स। तो यहाँ से बेटा dx की वैल्यू निकालो, वो आपके पास आई dt बाई 3। और जैसे ये dt बाई 3 आए ना, उठा के रख दो इसमें। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ज़रा बताना, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t और dx को मैंने लिखा dt बाई 3 को बाहर निकाल लेना तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt। अब बेटा e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर t, तो मैं लिखूंगा e टू द पावर t बाई 3 प्लस c और लास्ट में वैल्यू पुट कर दीजिए e की पावर 3x प्लस 4 बाई 3 प्लस c, t की जगह वैल्यू रखें। ये आंसर है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे अपन ने ये चीज़ देखा ना, इतना देख लिया, हाँ आपको मैं एक फाइनल फॉर्मूला देता हूँ, ध्यान से देखना। मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, राइट बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx का जो आंसर आता है ना, आपने इंटीग्रेट किया, किसी को भी sin x को किया, माइनस cos x आया, तो मैंने बोला उसको मैंने कैपिटल fx से रिप्रेजेंट किया। दोनों अलग चीज़ें हैं, ध्यान देना। fx स्मॉल में था, यहाँ पे कैपिटल fx, मतलब दोनों फंक्शन अलग अलग आ रहा है, इधर साइन है तो उधर कॉस के टर्म्स में आ रहा है। अब सुनो, यदि इसका इंटीग्रेशन मैं ये बोलता हूँ तो आपके पास यदि कभी प्रॉब्लम आ जाए, ऐसा ना बेटा कि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax प्लस b dx, मीनिंग समझे, x के प्लेस पे ax प्लस b हो रहा है, ax मतलब समझ रहे हो ना कि x के साथ कोई नंबर कांस्टेंट में मल्टीप्लाई में है, नहीं है तो 1 है, प्लस b कोई नंबर हो चलेगा, तो ऐसा dx करेंगे तो हमारा आंसर क्या होता है मालूम है, ध्यान से सुनना। ये कैपिटल x मिलता था ना fx, तो बस x के प्लेस पे चेंज कर देना ax प्लस b, मतलब मन में मान लेना थोड़ी देर के लिए कि ये ax प्लस b है, ठीक है। तो मैंने मान लिया, तो मैंने बोला f ऑफ ax प्लस b, जैसा हम वैसा करते तो वही अभी करके बताता हूँ, ax प्लस b और अपॉन में इसका डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा, a, मतलब x का जो भी कोफिशिएंट हो ना बेटा उसको डिवाइड कर देना नीचे प्लस c। जैसे डिफ्रेंसिएशन में वो मल्टीप्लाई में आता था, यहाँ पे कांस्टेंट डिवाइड में जाता है नीचे। अब डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, जैसे बताऊँ, देखो इसी प्रॉब्लम का आंसर, इतना सारा आपने किया, बढ़िया, आप आंसर लेकर के आए वहाँ तक। अब मैं बोलता हूँ इतना सारा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्या करते हैं हम मालूम है, ध्यान देना और इसी पे जाना, क्या e की पावर x के प्लेस पे क्या चेंज लग रहा है, 3x प्लस 4, ax प्लस b के पैटर्न में है 3x प्लस 4, तो मैंने बोला कि थोड़ी देर के लिए उसको x मान लो, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x, तो मैंने लिखा e की पावर 3x प्लस 4, मतलब ये f ऑफ ax प्लस, एज इट इज़ लिख दिया। फिर x का जो कोफिशिएंट है ना उसको डिवाइड में डाल दीजिए 3 प्लस, तो यही आंसर है, यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया। जैसे अभी आपने इंटीग्रेशन किया था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, तो मैंने 2x देखा, अब बेटा 2x भी तो यही पैटर्न है ना, 2x प्लस 0, अरे ax प्लस भी लिखोगे तो 2x प्लस 0 है ना, तो साइन x का डिफरेंस, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लिया 2x को, तो साइन x का होता है माइनस कॉस x, तो मैं लिखूँगा माइनस कॉस 2x जिसको माना है, और जो कांस्टेंट है ना वो डिवाइड में गया तो अपॉन में प्लस, तो ये डायरेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन दिखता है ना तो आप डायरेक्ट तरीके से जा करके सॉल्व करके ला सकते हो वैल्यूज़, ठीक है। तो इस तरीके से लिखिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए e की पावर मैंने लिख दिया कभी 4x प्लस 5 dx, तो क्या करोगे, 4x प्लस 5 को x मानोगे तो e की पावर x का आएगा e की पावर 4x प्लस 5 और अपॉन में आ जाएगा 4 प्लस c, ओके चलेगा। तो इस तरीके से जा करके बेटा आपको सॉल्व करना है। ये सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन मेथड था, बस समझ के रखिए, थोड़े बहुत करके रखिए कि इतना बनना चाहिए बेसिक, है ना। इससे ज़्यादा आपको फिजिक्स में यूज़ में कभी नहीं आएगा, ठीक है। फिजिक्स का आसानी से इंटीग्रेशन बन जाएगा। क्लियर है बेटा, अब इसको नोट कर लीजिए। बस अब मैं आपको इसका एप्लीकेशन पार्ट बता करके लेक्चर को ख़त्म करूँगा, ठीक। आज मैं ज़्यादा नहीं जा रहा क्योंकि कल से हमें काइनेमेटिक्स में जाना है
और काइनेमेटिक्स में ही हम लोग वेक्टर को भी देखेंगे आगे। देखिए बेटा, अब आपको बताते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रल का क्या मेन मीनिंग है, क्या यूज़ होगा। ध्यान से समझना, अच्छे से समझना है इस क्लास को, क्योंकि काइनेमेटिक्स में भी ये एप्लीकेशन पार्ट है। मैं वहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, मैं यहीं के यहीं करके उसको निकल रहा हूँ, है ना। वहाँ पे सीधे अपन प्रॉब्लम्स पे जाएंगे, प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। ध्यान से देखिएगा बेटा, इंटीग्रेशन में हम लोग क्या बोलते हैं, कभी भी आप इंटीग्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई इक्वल्स टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अब देखो, जब मैं मैथ्स में जाऊँगा ना तो मैं बकायदा डिटेल में आपको इसका सबका मीनिंग समझाऊंगा कि इसको मल्टीप्लाई में ही क्यों लिखा है, इस साइन का क्या सिंबल का क्या मीनिंग है वगैरह। अभी हमें कुछ नहीं सोचना, अभी आपको सिर्फ इतना सोचना है, आप जब इसको इंटीग्रेट करने के लिए जाते हो बेटा लिमिट, तो यहाँ पर आप एक लिमिट लगाते हैं a टू b, और a टू b जो है, अभी जो हमने फॉर्मूले देखे ना वो इनडेफिनिट के थे, जहाँ पर लिमिट नहीं दी रहती। अब जब लिमिट पता होती है कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है बेटा, इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है समेशन। ध्यान से समझिएगा, समेशन मतलब ऐड करना। अब ऐड करने के समय पे क्या सोचते हैं हम लोग, यहाँ से देखना, एक कन्फ्यूज़न होता है यहाँ पे बच्चों में, क्या सर यदि मैं ऐड करने की बात कर रहा हूँ समेशन करने की, तो याद करना समेशन के लिए आप सिग्मा यूज़ करते थे 10th क्लास तक, याद है, 11th में भी किया है। तो समेशन को हम सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं और समेशन को हम इंटीग्रेशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में। तो बात ये आ जाती है सर कि यहाँ पर मैं लिखता था r इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मान लीजिए a to b जो भी है, तो डिफरेंस क्या है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये भी समेशन को बता रहा है ऐड करने को, ये भी समेशन को बता रहा है, तो कहाँ पे इंटीग्रेशन लगाना है, कहाँ पे सिग्मा लगाना है, समझ में। तो ज़रा मीनिंग समझना बेटा, यहाँ पर यदि मान लीजिए r लिखा रहता सिंपल, है ना, तो हम लोग बोलते हैं कि इसका समेशन आप कैसे सॉल्व करते हो। देखो ध्यान से, आप सबसे पहले इसकी मिनिमम वैल्यू रखते हो 1, देन 2, मान लीजिए 10 तक लिखते हैं, ठीक है बेटा। तो अगली बार दूसरा नंबर क्या आएगा 2, फिर 3, फिर ऐसे करते करते लास्ट में 10, तब तक ऐड करते हैं ना, समझना मीनिंग। और यहाँ पर यदि मान लीजिए मैं लिमिट लगा देता 1 से लेके 10, ठीक, और मान लो कोई फंक्शन लिखा हुआ है f(x) dx। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसमें डिफरेंस क्या है बेटा, यहाँ पर भी मैं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर भी ऐड कर रहा हूँ, बट यहाँ पे कहाँ ऐड कर रहा हूँ मालूम है, सिर्फ 1 पे। मैंने r को 1 लिखा, उसके बाद 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, मतलब नेचुरल नंबर पर ऐड कर रहा हूँ, नेचुरल नंबर पे, सिर्फ नेचुरल नंबर पे ही तो आ रहा है, 1 2 3 4 5 पे आया। अब सोचो 1 से लेके 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स है ना, 1.001 है, 1.002 है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो वो नंबर्स तो हमने ऐड ही नहीं किए ना, हमने तो सिर्फ नेचुरल नंबर को ऐड किया, 1 2 3 4 5। मतलब ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होता, ये डिसकंटिन्यूस होता है, समझ में। मतलब ये सिर्फ कहाँ पे हो रहा है, 1 पे डिफाइंड हो रहा है, ऐसा कि ये है तो x इक्वल टू 1 पर ये कुछ वैल्यू दे रहा होगा, 2 पे कुछ वैल्यू दे रहा है, 3 पे कुछ वैल्यू दे रहा है, समझ रहे हो मेरी बात। तो सिर्फ हम इन वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं बस। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन के लिए नहीं होता, ये सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड है। तो वहाँ पर ऐड करना हो तो आप समेशन पे जाना, सिग्मा लगाना। अच्छा, यहाँ पर यदि मैं 1 to 10 लिखता हूँ ना, इसका मीनिंग समझना, इसका मतलब भी होता है ऐड करना, लेकिन इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 से लेके 10 के बीच में जितने नंबर आते हैं, हर नंबर ऐड हुआ है यहाँ पे। मतलब देखा जाए तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये 1 है और ये 10 है, तो बेटा इनके बीच में यदि मान लीजिए फंक्शन ऐसा है कुछ भी, तो मैंने इसको टोटल में ऐड किया है। मतलब देखो 1 पर कुछ वैल्यू दे रहा होगा, अगले वाले पॉइंट पे कुछ दे रहा है, फिर उसके बाद में कुछ दे रहा है, ऐसे। तो इन सारी वैल्यूज़ को मैंने ऐड किया है। तो जब कंटिन्यूस फंक्शन होता है ना पूरे के लिए, तो वहाँ पर इंटीग्रेशन में ऐड करते हैं। जब डिस्क्रीट फंक्शन होता है, मतलब इस टाइप का, है ना, जो सिर्फ नेचुरल नंबर पे, वहाँ समेशन लगाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये डाउट अपने दिमाग से क्लियर करके रखिए कि कहाँ पर आपको डिस्क्रीट लगाना है, कहाँ पे सिग्मा लगाना है और कहाँ पर इंटीग्रेशन करना है बेटा। पहली चीज़ ये क्लियर हुई। दूसरी चीज़, एक चीज़ तो मैंने ये समझाई, अब दूसरी चीज़ क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखो। इंटीग्रेशन ऑफ a f(x) dx, इसका मीनिंग क्या होता है, ध्यान से देखना बेटा। इंटीग्रेशन का जो ये साइन है ना, इसका मतलब ये होता है समेशन, मतलब ऐड करना। तो देखो बेटा, अब से जितनी भी क्लासेस, मतलब जितना भी टाइम है हमारा, वो इम्पॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा एक बार। इसका एप्लीकेशन बहुत रहेगा। अब ध्यान दें, मान लीजिए मैंने कोई एक फंक्शन बनाया, ऐसा लिया, ये x एक्सेस, ये f(x), राइट बेटा। यहाँ पे मैंने बोला ये फंक्शन है कहीं यहाँ से यहाँ तक। अब मैंने तुमसे बोला कभी भी f(x) dx, ठीक है।
अब आप सिंपल, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, आपको इसमें नहीं ले जा रहा, आप इतना समझिएगा। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि यहाँ से ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, आपको ए से बी पॉइंट तक इंटीग्रेट करना है ना बेटा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखना ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, मतलब आप एफ एक्स को जो फंक्शन है ना उसको कहाँ से कहाँ तक ऐड कर रहे हो, सिर्फ ए से बी पॉइंट तक। इसके इधर कुछ भी होगा जाने दो, उधर कुछ भी है जाने दो, आपको सिर्फ ए से बी में यदि उसको ऐड करना है, ए टू बी, तो जिस चीज़ को आप इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो ना बेटा, उसी चीज़ को हम एक और तरीके से निकालते हैं, वो हमारा है एरिया अंडर द कर्व। हम उसी चीज़ को एरिया अंडर द कर्व से भी निकाल सकते हैं। जिस चीज़ को आप इंटीग्रेशन से निकाल सकते हो उसी चीज़ को एरिया अंडर द कर्व। अब एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या, जो हमारा कर्व दिया हुआ है उसके अंडर नीचे की तरफ, और बताओ किस एक्सेस के साथ बनाना है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो। एक्स एक्सेस है ना, तो हम लोग बोल रहे होंगे कि एक्स के नीचे की तरफ ये ग्राफ आपका यहाँ से यहाँ तक का पूरा, समझ में आ रहा है। तो ये होता है एरिया अंडर द कर्व। कर्व मतलब ये हो गया मेरे पास, और उसके अंडर का एरिया, उसके अंडर का एरिया ये वाला चीज़, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना एरिया अंडर द कर्व बेटा, ये आपको डायरेक्ट कौन दे रहा होगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में जिस चीज़ को लिख सकते हो उसी चीज़ को किस चीज़ से लिख सकते हो बेटा, जिस चीज़ को आप इंटीग्रेशन में लिख सकते हो उसको एरिया अंडर द कर्व से भी निकाल सकते हो, यदि वो निकालने लायक होता है तब। कई बार आपके पास ऐसा फंक्शन होगा कि हम उसको एरिया निकाल ही नहीं पाएंगे। मैं भी जैसे सोचो, मान लो मैं तुमको इसी का बोलूँ कि एरिया निकाल के बता, आपको पता है क्या कुछ कौन सा शेप बन रहा है, नहीं। हाँ, यदि यही चीज़ ट्राइंगल बन रही होती, स्क्वायर बन रहा होता, तब तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के निकाल लेते। बाकी जगह पे क्या करोगे, फंस जाओगे। तो दिमाग में याद रखना एक चीज़, सुनो मेरी बात, कुछ चीज़ें मैं रिलेट करके दे रहा हूँ, ध्यान से समझ। जिस चीज़ को आप इंटीग्रेशन से निकाल सकते हो उसी चीज़ को आप एरिया अंडर दी कर्व से भी निकाल सकते हो। तो दिमाग बस खुला रखना कि कोई क्वेश्चन आया है तो इंटीग्रेशन करने से पहले सोचना कि कहीं एरिया अंडर दी कर्व से तो नहीं निकल रहा, यदि निकल जाए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, दो चीज़ें समझा रहा हूँ। जिस चीज़ को इंटीग्रेशन से निकालते हो उसको एरिया अंडर दी कर्व से निकाल सकते हैं, उसी तरीके से जिस चीज़ को डिफरेंशिएशन से निकालते थे उसको स्लोप ऑफ टेंजेंट से भी निकाल सकते हैं, है ना। तो जिसको डिफरेंशिएशन से निकालते हैं उसको स्लोप ऑफ टेंजेंट से भी निकाल सकते हैं, जिसको इंटीग्रेशन से निकालते हैं उसको एरिया अंडर दी कर्व से भी निकाल सकते हैं। बस अब मीनिंग समझाता हूँ, अब प्रॉब्लम करवाता हूँ आपको, ध्यान से देखिए। एक चीज़ बोल रहा हूँ आपको, एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने के लिए। कभी आप फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, आपको यदि कभी भी कोई ग्राफ दिया हुआ है ना बेटा, जैसे देखो मैं एक प्रॉब्लम करता हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक। इतना याद रखिएगा बेटा, है ना। ये चीज़ जो है वो क्या होती है, एरिया अंडर दी कर्व। अब सुनो ध्यान से, देखो मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। सोचना, आपने करके रखा है, मैं फिर भी बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ से हमने बोला इधर ले लेते हैं अपन स्पीड और इधर ले लेते हैं टाइम। स्पीड टाइम ग्राफ दिया, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने स्पीड टाइम ग्राफ आपको इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक, ऐसा दिया हुआ है। अब मैंने क्या बोला, ये नंबर है आपका 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब मैं आपसे क्या पूछता हूँ, ध्यान से समझिएगा, है ना। आप मुझे बताइए, यदि मैंने इस तरीके का ग्राफ दिया है तो मैंने बोला फाइंड डिस्टेंस, है ना। सिंपल लिख रहा हूँ टोटल जर्नी के लिए, 1 से लेके टाइम को मैं लिख देता हूँ 1 to 4 सेकेंड, ठीक। समझना मेरी बात ध्यान से, क्या बोल रहा हूँ। आपको मैंने एक ग्राफ दिया, मैंने बोला यार इसमें टाइम निकाल के बताओ, सॉरी डिस्टेंस निकालो, कहाँ से कहाँ तक के लिए, 1 से लेके 4 तक के लिए। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात, मैं जो समझाना चाहता हूँ वो चीज़ समझ लो, बस वो काम की है, बाकी चीज़ तो हम अगले वाले एक्सरसाइज अगले वाले क्लासेस से करने वाले हैं। क्या, ध्यान से देखना। बात आता है कि सर इसको निकालूँ कैसे, एरिया अंडर दी कर्व से। ज़रूरी नहीं होता, इसी चीज़ को मैं टेंजेंट से भी निकाल सकता था, लेकिन दिमाग लगाना एक चीज़, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला आपको, प्रॉब्लम में ग्राफ में क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, आपको टाइम दिया हुआ है, और पूछा क्या है, डिस्टेंस। आप इनसे रिलेट करता हुआ कोई भी एक फॉर्मूला याद करो। तो मुझे एक फॉर्मूला याद आता है सर, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट बेटा। तो यहाँ से आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डिस्टेंस। तो हमने निकाला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब जरा सोचो ध्यान से, ग्राफ में आपको जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे दिए गए हैं, एक्चुअल में इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब तुम्हें तुम्हारी चीज़ मिलेगी डिस्टेंस, मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। तो याद रखना, जो चीज़ मल्टीप्लाई करने से मिलेगी ना वो इंटीग्रेशन से मिल सकती है,
और वही चीज़ एरिया अंडर द कर्व से मिल सकती है। जैसे कैसे, याद रखो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स पढ़ते हैं ना हम लोग, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स डी एक्स बोलते हो तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में ना दोनों चीज़ें, तो यहाँ से याद रखना कि यदि दोनों टर्म जो आपको ग्राफ पे दिए गए हैं, यदि वो मल्टीप्लाई करने से हमारा टारगेट पूरा हो रहा है, तो जो चीज़ मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा वो इंटीग्रेशन से मिल सकता है, वही चीज़ एरिया अंडर दी कर्व से भी मिल सकती है। तो आपको यहाँ पे क्या करना था, आपको बोलना था डिस्टेंस निकालना है, तो निकाल देते हैं। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, यही चीज़ इंटीग्रेशन से निकल सकती है या फिर एरिया। तो हम सीधे एरिया का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, तो एरिया लगा लेते हैं, लगा दें। एरिया निकालिए बेटा, कहाँ से कहाँ तक, ए पॉइंट से लेके डी पॉइंट तक आ जाइए, ठीक है। तो बताओ कैसे निकालें, अंडर द कर्व, तो इसके अंदर वाला पूरा एरिया निकालना है यहाँ से। बेटा टाइम का ध्यान रखना कि कितना आपको टाइम दिया गया है। यहाँ पे बोला है ना 1 से लेके 4 तक के लिए, तो आपको 1 से लेके 4 तक पूरा जाना है, ठीक है। चलो, तो 1 to 4 में अपन ने ये चीज़ निकाल दी। अब चलो निकालो तो क्या बन रहा है ये, हर कोई ट्रेपेजियम है यार। यहाँ पे देखो, ये वाला फर्स्ट पार्ट देखने जाओगे तो ये अपने आप में एक ट्रेपेजियम बन रहा है यहाँ से। तो इस ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है बोलो, तो मैं बोलूँगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी बेटा, एक ये वाली और एक ये वाली। अच्छा, इसकी वैल्यूज़ नहीं थी मैंने, ये दोनों सेम मान लीजिएगा बेटा 10 पे, और इसको मान लीजिए 20 पे, ठीक है। तो हमने बोला सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड एक ये आएगा, तो इसकी लेंथ कितनी है 10, प्लस दूसरा लेंथ ये वाला है 20, ठीक। तो हमने लिखा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस, हाइट। तो हाइट कितना आ रहा है 1, प्लस पहला हो गया। अब ये देखो, ये चीज़ अपने आप में क्या है, तो इसमें देखो ये रेक्टेंगल है, दूसरा वाला पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट निकाला, ये सेकंड पार्ट यहाँ से यहाँ तक। अब सोचो, ये रेक्टेंगल है तो इसका ब्रेड्थ कितना है 1, इंटू हाइट कितनी है 20, तो 1 इंटू 20, ये अपना दूसरा एरिया निकला, प्लस तीसरा एरिया ये ट्रेपेजियम है, सेम आ रहा होगा, है ना, सिमिलर है, बट फिर भी लिख लीजिए आप, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो एक 20 और एक 10, और इंटू हाइट, इनके बीच का जो है वो 1 है। सॉल्व कर लीजिए बेटा, कितना आ रहा है 30/2 मतलब 15, प्लस ये 20 हो गया और ये भी 15 हो गया, तो 30 और 2 50, तो 50 मीटर वगैरह जो भी है वो आंसर हो गया, चलेगा। तो आपका आंसर 50 आ गया। तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, जो चीज़ डिफ्रेंशिएशन से निकलेगी वो स्लोप ऑफ टेंजेंट से निकलेगी, जो इंटीग्रेशन से निकलेगी वो एरिया अंडर दी कर्व से निकलेगी। अब कौन सी चीज़ डिफ्रेंशिएशन से निकलेगी, जो चीज़ डिवाइड में हो। जैसे सोचो बेटा, इसी में एक और चीज़ बताते हैं, अभी मैं करूँगा नहीं, बस यदि मान लीजिए तुमसे कोई बोलता है कि सर यहाँ एक्सेलरेशन निकालो इसी वाले ग्राफ में, ठीक, एक्सेलरेशन निकालने जाते तो फिर क्या दिक्कत होती मालूम मेरे पास, मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ। एक्सेलरेशन निकालते तो हम सोचते हैं कि हमारे पास है स्पीड और टाइम, तो ठीक है, वेलोसिटी मान लीजिए, ठीक है, तो मैं बोलता कि आप इसमें इसको वेलोसिटी बोल देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, मैं इसको लिखा मैंने वेलोसिटी अपॉन टाइम कर देते हैं यार, ठीक है, जरा बताओ फॉर्मूला यही बनेगा ना, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब जरा देखो मैं तुम्हें यहाँ दिया है वेलोसिटी, यहाँ दिया है टाइम, दोनों। अब वेलोसिटी और टाइम यदि दिया है तो उनको डिवाइड करने से मेरा एक्सेलरेशन आ रहा है, तो जो चीज़ डिवाइड करने से मिलेगी वही dy/dx से भी मिलेगी, मतलब डिफ्रेंशिएशन से मिलेगी, और वही चीज़ स्लोप ऑफ टेंजेंट से भी मिलेगी। तो उस चीज़ को निकालने के लिए मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लगा सकता था, और इस चीज़ को निकालने के लिए मैं इंटीग्रेशन करूँगा, चलेगा। तो बस इतनी सी चीज़ ध्यान रखिए बेटा कि इंटीग्रेशन का यूज़ क्या है। तो मैंने आपको सिर्फ इतना सा एप्लीकेशन बता दिया, आप इस चीज़ को ध्यान में रखो, है ना। और मैं अगले वाले क्वेश्चंस में, मतलब अगले वाले लेक्चर से काइनेमेटिक्स में आ रहे बेटा, वहाँ पे तो सिर्फ प्रॉब्लम डील करेंगे, और वहीं पे मैं आपको ये सारी चीज़ें करवाऊँगा, बहुत सारे, है ना। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट में अंदर नहीं जाना है हमें प्रॉब्लम्स देख के निकलना है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। और एक प्रॉब्लम बता देता हूँ, एक लास्ट प्रॉब्लम कि वो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, नहीं तो तुम बोलोगे कि सर ने बताया नहीं। बस उसके बाद मैं रोक लेता हूँ, आज की क्लास में लंबी नहीं खींच रहा, क्योंकि इसको टॉपिक को ख़त्म करना है मुझे। बस देख, एक्चुअल में क्या होता है, तुम लोग को ये चीज़ पढ़ा रहे होते हैं ना, तो दिमाग में ये रहता है कि तुम लोग 12th में हो, मतलब तुम्हारा ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो ऐसा लगता है कि मतलब आपको क्यों पकाऊँ मैं ज़्यादा बहुत देखें, इसीलिए 11th वाले होते हैं ना, तो उनको तो अच्छे से रामायण सुनाते हुए पढ़ा लो आप 12th वाले। देखो ध्यान से, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपसे बोला कि 2 से लेके 3 तक इंटीग्रेट करिए x³ + 4 को, ठीक है बेटा। अब इसका है, अब डेफिनेट इंटीग्रल है 2 से 3, कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो सिंपल सा सुनिए। सबसे पहले तो इसको इंटीग्रेट कर लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ x³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x⁴ 4/4, डायरेक्ट लिखें
3+1 अपॉन 3+1, तो x⁴ अच्छा प्लस फिर 4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, dx x, तो मैंने लिखा 4x और इसकी लिमिट लिख दी जाती है यहाँ पे 2 से 3। सब लोग कर लेना यार आराम से। अब बेटा कभी भी लिमिट को सॉल्व करने का तरीका होता है कि पहले अपर लिमिट रखिए, तो अपर लिमिट को रखो x के प्लेस पे, तो x के प्लेस पे 3 आएगा, तो 3⁴/4 प्लस यहाँ पे भी 4 × 3 मैंने लिख दिया। तो पहले ही अपर लिमिट रखो, फिर माइनस फिर लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट में अब रखना, तो लोअर लिमिट क्या है, 2 रखेंगे तो 2⁴/4 प्लस 4 × 2 आ गया, सॉल्व हो गया। सॉल्व कर लीजिए। 3⁴ कितना होता है, 9 × 9 81/4 प्लस ये हो गया 12 माइनस ये हो गया होगा 16/4 मतलब 4 और ये हो जाएगा -8। तो बेटा ये 8 और 4 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, कैंसिल ही हो गया, मतलब 81/4 ये आ गया। चलेगा। तो बस इस तरीके से कभी भी आपको लगे ना डेफिनेट वाला, तो उसमें अपर लिमिट पहले रखना, माइनस लोअर लिमिट सॉल्व करो, आंसर खत्म। चलेगा, ठीक है। अब इसको मैंने यहीं ख़त्म किया। कल से हमारी क्लासेस जो होंगी वो कहीं ना कहीं लेंथी जाएंगी, क्योंकि हम क्वेश्चंस पे जाएंगे, प्रॉब्लम्स पे जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब तो करके ही रखे हो, जितना एक्सपांड कर सकते हो फैला सकते हो फैला दो यार, है ना, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल्स वगैरह में। ठीक है, उनको काम की चीज़ें मिलेंगी बेटा, है ना, मैं फालतू नहीं पढ़ाऊँगा आपको। चलिए बाय।